गॉस और विल्सन की किताब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें इस पे व्यापक चर्चा की गई है। आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद मानता है कि हमारे अंदर वात, पित्त और कफ, इन तीन के आधार पर रोग होता है। अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति हमेशा ये कहता है सारा का सारा रोग किसी ना किसी तत्व के इम्पैक्ट को शो करता है। तो स्पाइन है ना, उसके अंदर भी जो वर्टिब्रीज है, उसमें भी व्यापक गैप है ना, हर जगह गैप है। आप जब इन पांचों के मौलिक स्वरूप को उनके विरोधी तत्वों से जोड़ लेंगे तो आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। मैं बैठूं तो 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो मेरा अग्नि तत्व बाय डिफॉल्ट कंट्रोल किया। हाँ, ये मुद्रा लगा के ध्यान करना शुरू कर दिया तो आप ध्यान बहुत जल्दी आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज छेड़ दिया, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि हम रोग पे बात कर रहे हैं। अब कोई ध्यान करा तो कौन सी मुद्रा साधे हो? पांचों तत्वों को कंट्रोल करने का सबसे माध्यमिक और सबसे शानदार कल्याण पुस्तिका का संदर्भ मैंने लिया है। कल्याण पुस्तिका गीता प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है। तो यदि ये वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा हो तो ये ना समझे कि हम लोग सिर्फ शास्त्रीय बातें कर रहे हैं और हमें मेडिकल साइंस करना नहीं। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड के बाद हम आज ये चौथा एपिसोड लेकर के आए हैं। अब तक आपने जब देखा उसे तो सांसों के विज्ञान को समझा आपने, मुद्राओं के महत्व को समझा आपने, और कुंडलिनी जागरण की जो बात होती है वो कैसे होती है, उसका हमारे शरीर में क्या इम्पैक्ट होता है और किस चक्र से हमारे शरीर को कैसे वो गवर्न करता है, इसके बारे में आपको पता चला। लेकिन आज जिस विषय पे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो ये समझिए कि आपके जीवन में डॉक्टरों की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आज हम ये समझेंगे कि पंच तत्व जो हैं और जो उससे बॉडी की केमिस्ट्री वो क्या है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी शास्त्रों में जो पंच तत्वों को बताया गया है वही आज मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव बनी हुई है और उसी के आधार पे सारे ताने बाने बुने गए हैं। आप जब अपने एलोपैथ के साइंस में भी जाएंगे तो आपको वहां पे भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आज इसी गुण विषय पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप इसको समझ गए और इन पंच तत्वों का प्रभाव अपने बॉडी के अंदर समझ गए तो यकीन मानिए तमाम समस्याएं और तमाम बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवम मिश्रा जी हैं, वही जो 6 भाषाओं के जानकार हैं, 4 डिग्री है इनके पास, और योग में ना सिर्फ महारत है बल्कि ये पीएचडी होल्डर भी हैं और तमाम लोगों को ये पीएचडी करवाते हैं। 4 देशों में काम कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। जो कमेंट आए हैं लोगों के और जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है और ये बताया है कि हमारी बताई गई चीज़ों से उनको लाभ हो रहा है, ये सच में अद्भुत है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि मैं अपने दर्शकों तक इन चीज़ों को पहुंचा पा रहा हूं। बहुत धन्यवाद। मुझे जरा ये जो 5 तत्व हैं इनका जो भौतिक समाज है उसमें क्या रिफ्लेक्शन है और हमारा शरीर इनसे कैसे जुड़ा हुआ है, जरा इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत मार्मिक शब्दों के लिए जो मेरी तारीफ में बोले गए। 5 तत्व की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 5 तत्व है क्या जी। उसके भी पहले ये 5 का क्या कॉन्सेप्ट है, कभी आपने सोचा 5 क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हमारे शरीर में है या अदर देन दिस 5 संख्या बल को लेके आगे बढ़ रहा है। तो जब हम बात करते हैं तत्वों की तो छित, जल, पावक, गगन और समीर, जो समीर है यानी कि वायु है, यानी अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। लेकिन 5 की संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। 5 कर्मेंद्रियां हैं आपके शरीर में जी। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 यम है योग का मूल, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 ही नियम है, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणिदान। 5 ही तन्मात्राएं हैं, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। मतलब 5 के संदर्भ में मैं बोलूं तो 20-25 संख्याएं तो मुझे ही याद है जो 5-5-5-5 को लेके चल रही हैं। अब ये महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो इन्हीं 5 तत्वों के आधार पे आगे दैदीप्यमान है, चलायमान है। ये यथावत सही है, न केवल केमिस्ट्री अपितु आप ऐसे समझे कि जितनी भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो भी इसी पे चलायमान है।
हर व्यक्ति का, इनफैक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी भी इन्हीं 5 तत्वों पे चलायमान। कोई पृथ्वी के तरीके का है, बड़ा धीर गंभीर शांत स्वभाव का। कोई वायु के समान है, बड़ा तेज चपल, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। कुछ लोग अग्नि के तत्व के समान हैं, बिल्कुल आग बबूला, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा। कुछ लोग जल प्रकृति के हैं, बड़े इमोशनल, बड़े मार्मिक, करुणा जिनके अंदर भरी पड़ी है, संवेदना जिनके अंदर भरी पड़ी है। तो जब हम देखते हैं ना कि इन 5 तत्वों का इम्पैक्ट क्या है, देखिए, ना जानना किसी चीज के होने या ना होने को नकार नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। आप यदि सोते रहे तो ऐसा नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा, सूरज निकलेगा और जाएगा। ठीक वैसे ही तत्वों का है हिसाब किताब। हमारे शरीर में समय के हिसाब से भी तत्व आगे पीछे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते रहते हैं। तो जो आपने कहा कि क्या ऐसा है क्या, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप समझते हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि ये 5 तत्वों का जब प्रभाव शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से बढ़ता है और घटता है तो तमाम तरह के बीमारियां हमें चपेट में लेती हैं। बिल्कुल। हमारे मनोभाव उसी तरह से बदलते हैं। तो जरा सा इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा तत्व किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है और किसकी वजह से कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं और हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने 2 बातें कही जी। पहली तो व्यवहार को प्रभावित करने का कारक, दूसरी बात जो आपने कही वो हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा समझे, आपने देखा कभी कभी अनायास ही सर्दी हो जाती है लोगों को। बिल्कुल। जैसे मौसम चेंज हुआ तो लिक्विड नाक से आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के आंखों से अननेसेसरी का पानी निकल रहा होता है। कुछ लोगों का हाथ हमेशा गीला रहता है जब आप हाथ मिलाने जाते हैं तो। कुछ लोगों को एक्सेस स्वेटिंग होती है। ये है जल तत्व। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको बहुत कष्टकारी कब्ज होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो बड़े मतलब गांठ होनी शुरू हो जाती है ना, कैंसर जैसी चीजें होनी शुरू हो जाती है। ये पृथ्वी तत्व का इम्पैक्ट है। कुछ लोगों को वात रोग होता है। वात रोग आयुर्वेद का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वात रोग माने वायु के संदर्भ का रोग, जैसे अर्थराइटिस। इनफैक्ट आइटिस के संदर्भ में मतलब अंत में लगने वाला शब्द आइटिस, जैसे मेरे नाम के अंत में मिश्रा लगा है, वैसे ही कुछ बीमारियों के अंत में आइटिस लगता है। जैसे साइनोसाइटिस, जैसे अर्थराइटिस, जैसे मेनिंजाइटिस, ऐसे बहुत सारी आइटिस की बीमारियां हैं जी। रॉस और विल्सन की किताब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें इस पे व्यापक चर्चा की गई है। तो ये आइटिस वाले जितने भी रोग हैं इन सब पे वायु का इम्पैक्ट है। मतलब जैसे ही अच्छा, वायु और स्पेस, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत हद तक वायु और स्पेस मतलब मॉडर्न एनाटॉमी में कंट्राडिक्टरी ही है, एक दूसरे के जैसा ही है। स्पेस क्रिएट हो जाना, गैप क्रिएट हो जाना, ये क्रिएट करता है आपके अंदर वायु के संदर्भ का रोग। फिर अग्नि तत्व का रोग, जैसे खट्टी डकारे आना, फीवर का हो जाना, आंखों का हमेशा लाल रहना, ये सारी चीजें भी ये इसके अग्नि तत्व के तहत आती हैं। तो जब आप तत्वों को देखते हैं ना और जब आप इसको समझ जाते हैं किस तत्व का आधिक्य, आयुर्वेद क्या मानता है, आयुर्वेद मानता है कि हमारे अंदर वात, पित्त और कफ, इन 3 के आधार पर रोग होता है। जबकि जो नेचुरोपैथी है वो पूरी इन 5 तत्वों पे ही डिपेंडेंट है। और 5 तत्वों का पहला वर्णन छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में और तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। और बाखूबी इस बात का वर्णन है कि इन 5 तत्वों के इम्पैक्ट को यदि थोड़ा भी दायां हुआ, मतलब अपने शरीर में इसका प्रभाव गलत हुआ, तो तुरंत आप रोगी हो जाएंगे, इंस्टेंट रोगी हो जाएंगे। अच्छा। तो एक व्यक्ति को योगी बनने के लिए सबसे पहले रोग होने वाले कारकों को हटाना होगा। इन 5 तत्वों का बैलेंस बड़ा जरूरी है। यही आपके बैलेंस को बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियर में आपके परिवर्तन लेके आता है। इसलिए इन 5 तत्वों के रोग के स्वरूप को हमें जानना बहुत अनिवार्य है। क्या मजेदार बात है ना, जिस तरीके से आपने बताया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम खुद से इसको डिसबैलेंस करते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं और मार्केट में एक बड़ा बाजार क्रिएट होता है। वो है हमारे ड्रग्स का, बिल्कुल, दवाइयों का।
और कुछ लोग इस पे खेल करते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट तमाम इस तरह के होते हैं जो आपके इन पंच तत्वों को प्रभावित करते हैं। जब आप उसको खाते हो, इनहेल करते हो, फिर वो मार्केट इसको इस तरह से भुनाता है। खैर, इसमें हम जाएंगे तो एक बड़ी बहस हो जाएगी। आप दुनिया घूम रहे हैं, इसको आपको पता है इसके बारे में कि कैसे ये खेल होता है। लेकिन मैं कुछ चीजें जो लिखी हुई है मेरी, उस पर मैं बात करूंगा। कहते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, जो अभी आपने बताया, हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो वैज्ञानिक संदर्भ है इसके संदर्भ में, वो ये कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यही पंचतत्व का वैज्ञानिक रूप है। ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। देखिए, पंचकोश जो आपने नाम लिया ना, हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ये तो खैर मौलिक तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है और संभवतः हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति कार्बनिक है, सबके अंदर कार्बन है, सबको हाइड्रोजन की आवश्यकता है, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफॉल्ट निकलता है और फास्फोरस हड्डी इत्यादि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे कई गुना बड़ी जो चीज़, जिस उपनिषद का आपने नाम लिया, तैत्तिरीय उपनिषद का, उसकी खासियत ये है कि जब वो पंच कोशों पे बात करता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इसी में पूरा जीवन है। अब आप ऐसे समझे कि मनोमय कोश के लिए, अब एक और बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं, इस बात को आपको समझ लेना होगा कि हर कोश के लिए पांचों तत्व महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अन्नमय कोश के लिए कोई एक बड़ा महत्वपूर्ण है, पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है वो मैं समझाता हूं आपको। अन्नमय कोश को ले लीजिए। ठीक है। अन्नमय कोश की क्या खासियत है कि वो शरीर निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भी आप खाते हैं उसके संदर्भ में है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इसमें किस तत्व की आधिक्य की आवश्यकता है, तो क्या हमारे अन्न में पानी नहीं होता? क्या होता है? क्या हमारा भोजन गर्म नहीं होना चाहिए? क्या अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए? क्या हमारे भोजन में वजन नहीं होता है? क्या पृथ्वी तत्व नहीं होता है? क्या हमारे भोजन में स्पेस नहीं होता? बहुत सारी ऐसी चीजें जो खाली भी होती हैं, जिसका हम, जैसे जो भी नट्स वाली चीजें वो स्पेसियस होती हैं। अंदर स्पेस होता है और वो उसे हम भोजन में लेते हैं। तो जब हमारे भोजन में पांचों चीजें हैं तो वो पांचों हमारे अन्नमय कोश को प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही आप मनोमय को ले लीजिए। हमारा मन, जैसे एक एल्कोहल पीने वाला व्यक्ति हमेशा ये कहता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि प्रातःकाल उसे हैंगओवर हुआ रहता है। हाँ। हैंगओवर, दिमाग उसका घूम रहा है। जो ड्रग्स ले रहा है, जो दवाइयां ले रहा है, उसको भी ऐसे ही लगता है कि उसका सर हमेशा चकरा रहा है। यानी कि आपका जो मनोमय कोश है, जो मन है, वो भी आपके खाद्य पदार्थ से और आपके पंच तत्वों से इंपैक्ट में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं उस पर जल तत्व का इंपैक्ट है, अग्नि तत्व का बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। मतलब तुरंत अग्नि तत्व आता है और फिर एकाएक झलझलाहट आ जाती है, क्रोध आ जाता है। तो ये मन के ऊपर भी ये पांचों तत्व इंपैक्ट क्रिएट करता है। आपको समझना ये है कि इन सब का मूल क्या है कि हम इन पंच तत्वों को के बैलेंस को समझ जाए। हाँ। एक बार अगर हम इसे बैलेंस करना जान गए तो क्या पांच कोश, क्या पांच तन्मात्राएं, क्या पांच इंद्रियां, क्या पांच कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, क्या पांच पंच विभूतियां, सारी चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को मूल माना है। 25 तत्व, जिनमें से ये 5 तत्व भी हैं आपके, जल, पाव, गगन और समीर भी है उसमें। अच्छा। यानी कि आप तो सिर्फ, हमने 5 पे बात किया, 20 और तत्व हैं जो आपके शरीर को इंपैक्ट में लेके चले आते हैं। तो ऐसे में आप ये समझें कि 5 तत्वों के अध्ययन के माध्यम से हम अपने शरीर के सम्यक रूप का अवरूपण कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, उसे डिसाइड कर सकते हैं। एक गजब की बात मैंने क्या देखा कि जिससे आजकल लोग स्पाइन से जूझ रहे होते हैं, अर्थराइटिस की आपने बात की, साइटिका की बात की आपने, बुखार की बात की आपने, कैंसर की बात की आपने, तमाम तरह की बीमारियों की बात की, और सब इन्हीं 5 तत्वों से है। बिल्कुल। मतलब कि जो हमारा आयुर्वेद कह रहा था, जैसा कि मैंने देखा था कि आपके जो बाबा थे वो आज 1961 में, तब जब एमबीबीएस की डिग्री नहीं होती थी तो आयुर्वेद में सर्जरी की डिग्री उनको मिली थी, और मुझे लगता है वो सारी चीजें आपकी तरफ ट्रांसफर हुई हैं। तो ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है लोगों को देना। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि ये सारे लोग जो ये बता दिया आपने बीमारियां, और ये पकड़ लिए होंगे किस तत्व की वजह से कौन सी बीमारी उनके शरीर में चल रही है, इसको बैलेंस करने के लिए वो करें क्या? क्योंकि अब आदमी ये जानना चाहेगा ना कि ये सब तो हमको पता चल गया, ये हम अपने आप को सही कैसे करें? बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको उपधा परीक्षण करना चाहिए। उपधा परीक्षण ऐसा शब्द नहीं है, उपधा परीक्षण बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है।
उपधा परीक्षण में आता है कि अगर आपको भिक्षु बनना है तो सबसे पहले आपको जस्टिफाई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आखिर आपकी परेशानियां क्या क्या है। तो जब आप आते हैं कि आयुर्वेद पे आते हैं कि मेरे को चेक करना है कि कौन सा तत्व मेरे अंदर हावी है, आप ध्यान रखिए कि पांचों तत्वों का गुण आप बाखूबी जानते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व आपके अंदर बढ़ा हुआ है तो बहुत गुमसुम बने रहेंगे, आप अपने व्यवहार से ही इन पांचों तत्वों को जान जाएंगे। आप गुमसुम बने रहेंगे, बहुत एक होता है ना धीर गंभीर बने रहना, शांत बने रहना, शिथिल बने रहना, हूँ ज्यादा करना, मतलब अच्छा श्रोता बन जाना, ये सारा गुण आ जाएगा आपके अंदर। फिर अगर आप जैसे कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम जाते हैं, वहीं आपका 10 से 15 मिनट वहीं आप गुजार जाते हैं। फिर आप किसी से मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उससे दूर हटे, किनारे हो, शांत हो, अकेलापन मिले। ये पृथ्वी तत्व की खासियत है। पहले मैं बता रहा हूं कि आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि कौन सा तत्व आपके अंदर है ज्यादा। जी। अग्नि तत्व के अगर आप शिकारी हैं, अग्नि तत्व ने आपका शिकार कर रखा है, तो आपको तय करना होगा कि आपके क्रोध का आयाम क्या है। छोटी छोटी बातों पे झलझलाहट, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे ऐसा लगता है कि मैं इस पे कितना वायलेंट हो जाऊं, या सेटिस्फैक्शन ना होना भी अग्नि तत्व का हिस्सा है। यानी कोई किसी कार्य को करे, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि आप बेड पे चादर बिछा दीजिए और आपने किसी और ने चादर बिछा दी और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप फिर उसे सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अग्नि तत्व का इम्पैक्ट है। ऐसे ही आपको जल तत्व के इम्पैक्ट को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप बहुत भावुक हो चले हैं क्या, कोई भी आता है और आप उसके हो जाते हैं क्या, किसी की बातों का इम्पैक्ट हो जाता है क्या आपके अंदर, क्या आप बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, पानी की जैसे हो गए हैं क्या आप, या ऐसा तो नहीं है कि आपके शरीर के साथ में, ये मैं भावनात्मक, अभी मैं मस्तिष्क के आधार पर जस्टिफाई कर रहा हूँ। फिर वायु प्रकृति बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, कहीं मन नहीं लगता, तुरंत यहाँ तुरंत वहां, तुरंत वहां तुरंत वहां, सबके साथ जिसके पास आप जाते हैं आप अपने प्रभाव में उसे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं और तुरंत आप चले जाते हैं वहां से, उसे बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यूटी भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे 1 तारीख को आपने जिम शुरू कर दी, 10 तारीख को छोड़ दी। ये वायु तत्व का ये वायु तत्व का आधिक्य बताता है। ये सब दिमाग के स्तर पे आपने चेक किया। ऐसे ही शरीर के स्तर पे भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह मल त्याग के लिए जाते हैं और मल जो है वो हमेशा बड़ा लिक्विड हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड मल त्याग नहीं कर पा रहे हैं आप। यदि बहुत सॉलिड हो रहा है, अल्ट्रा सॉलिड है, इसका मतलब आपके अंदर पृथ्वी तत्व है। ऐसा है कि आप लिक्विड ज्यादा शरीर में, पाचन ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर जल तत्व का आधिक्य है। यूरिन के संदर्भ में कोई परेशानी आ रही है, पसीने के संदर्भ में कोई परेशानी आ रही है, ऐसा है कि कोई परेशानी जैसे रोने इत्यादि से संबंधित है, आंसू का आना, बार बार पानी का निकलना आंखों से, ये सब जल तत्व का इम्पैक्ट आता है। फिर आपके शरीर में परेशानी आ रही है, तो आपने जब एक बार जस्टिफाई कर लिया तत्वों को, बुखार हो रहा है आपको, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, सारा का सारा रोग किसी ना किसी तत्व के इम्पैक्ट को शो करता है। ठीक है। आप मुझे मतलब कमेंट वाले लोग भी बता सकते हैं कि फला रोग में कौन सा तत्व इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम लोग जवाब दे लेंगे। कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको आप स्वयं जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बेहतर डॉक्टर आप स्वयं बने, क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो। बिल्कुल सही। अब बात आती है कि ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कई प्रकार की तुड़ीर को दे रखा है। अच्छा, मतलब तुड़ीर में कई प्रकार के धनुष को दे रखा है। क्या क्या कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण। सबसे पहले लेते हैं हम अग्नि तत्व को। ठीक है। अग्नि तत्व वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अग्नि को बुझाने का सिंपल सॉलिड तरीका क्या है। अग्नि मान लीजिए यहाँ आग लग जाए तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आदमी जल डालता है। एग्जैक्टली। तो अग्नि तत्व वाले का दुश्मन कौन हुआ, जल। तो ये मेरी बातों को याद रखिएगा ताकि आप समझ पाए। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, आप स्वयं डिसाइड कर लेंगे कि करना क्या है। बिल्कुल। अग्नि का विरोधी क्या हो गया, जल। जल। वायु को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम उसे कहाँ बहाएं, किस एरिया में कि वो हमारे आगोश में आ जाए, वो आकाशीय व्यवस्था में हो। हाँ, जहाँ खुलापन हो, जहाँ खुलापन हो, हाँ। ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, हम उसे रोक लें। ये पंखा है, अगर वो बंद बहुत छोटे से कमरे में आप चलाएंगे तो वो हवा नहीं देगा। हाँ। अगर उसके पास खुला हुआ स्थान नहीं है तो वो पीछे से हवा ना ले। तो आप कंट्रोल करने के लिए स्पेस क्रिएट करना होगा। तो वायु के लिए आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है, देखिए एक बात याद रखिएगा, आकाश तत्व का आधिक्य हमेशा से इन पांचों बाकी चारों तत्वों के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। ये बात मूल है, बहुत मौलिक है। आकाश तत्व के रोग वैसे तो होते नहीं है, लेकिन यदि हो जाए तो बड़ा बहुत सचेत होकर हमें काउंटर करना होता है। उदाहरण देता हूं तो आप अच्छे से समझ पाइएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि दो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन है दूसरा न्यूरॉन है, वो दोनों आपस में टच करके कभी नहीं रहते, उनके बीच में एक स्पेस होता है। हाँ। और कोई भी थॉट जो जा रहा है, इंट्यूशन जा रहा है, वो कुछ समय के लिए उस खाली स्थान में होता है। यदि दो न्यूरॉन के एक्सॉन और डेंड्रॉन्स आपस में छू जाए तो आपको न्यूरोमेटिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसलिए शरीर में स्पेस का होना बड़ा जरूरी है। आप देखिए हमारी स्पाइन है ना, उसके अंदर भी जो वर्टिब्रीज है उसमें भी व्यापक गैप है ना, हर जगह गैप है। कोई भी चीज आपस में बिल्कुल टच नहीं है, कोई भी चीज शरीर के अंदर। आकाश बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जब आकाश तत्व बिगड़ता है तो आपको इन पांचों तत्वों को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। तो आकाश मूल है, इसीलिए हम हमारी उंगलियों की दिशा में हम इस मध्यमा को आकाश तत्व का प्रतीक मानते हैं। अब बात आती है पृथ्वी की, कि पृथ्वी का क्या है। पृथ्वी वाले रोगों में मैं आपको बताऊं, पृथ्वी वाले रोगों में जैसे कब्जियत सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, बहुत अतिसार हो जाए, अजीर्ण हो जाए, खट्टी डकारें आ रही हैं, ये सारी चीजें इसके संदर्भ में आती है। तो जब आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो पृथ्वी तत्व का विरोधी तो वो क्या हो गया। अगर मान लीजिए पृथ्वी हो, उसको डाइल्यूट करना हो, हमें हटाना हो, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अग्नि से तो पृथ्वी का कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वायु से भी कुछ नहीं होना है इसका। आकाश में तो पृथ्वी है ही है, तो आकाश तो एक ऑलरेडी सॉल्यूशन है। आकाश तत्व को हम लोग वैसे एंटीबायोटिक्स मानते हैं, हर रोग में चलाने वाली चीज है, ठीक है। फिर पृथ्वी का सबसे अच्छा उदाहरण है जल। जल को आप पृथ्वी में डालें, वो डाइल्यूट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। बहुत हैवीनेस है तो उसको काउंटर किया सकता है। जल तत्व के लिए पृथ्वी, ये आपस में एक दूसरे के हो गए। तो आप जब इन पांचों के मौलिक स्वरूप को उनके विरोधी तत्वों से जोड़ लेंगे तो आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। अब ये पांच, अब देखिए क्या क्या मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आयुर्वेद सीख लीजिए कि क्या क्या कर सकते हैं, मुद्रा सीख लीजिए, मुद्रा विज्ञान। तो ये 5 उंगलियां हैं, ये हमारे तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसको बोलते हैं वायु, कई जगह अग्नि भी बोलते हैं। ये मान लीजिए अग्नि हो गई, ये हो गई आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व, ठीक है। अब अंगूठे को अगर हम उसमें मेजर माने तो आप ये मुद्रा ऐसे लगा सकते हैं, जैसे ये अग्नि मुद्रा लग गई, ये आकाश मुद्रा लग गई, ये पृथ्वी मुद्रा लग गई, ये जल मुद्रा लग गई। इसी के आधार पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2-2 उंगलियों का भी प्रयोग करके आप एक मुद्रा बना सकते हैं कई बार। अब आपको देखना है कि कौन सा, ये सब आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप कैसे कंट्रोल करें, किन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार हो गया, मान लीजिए, तो मुझे बुखार हो गया तो मुझे कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए। अग्नि तत्व तो बढ़ गया, तो आपको फिर जल तत्व, जल तत्व, तो जल की मुद्रा, जल की उंगली कौन सी, ये मुद्रा कैसे लगेगी, ये। तो अगर मैं इसमें बैठूं तो 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो मेरा अग्नि तत्व बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, बिना मेडिसिन के, बिना मेडिसिन के। ये बहुत खासियत है। अच्छा एक चीज और बता, अभी तो एक्यूप्रेशर बताऊंगा मैं आपको। हाँ, ये तो एक मुद्रा विज्ञान बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्दी हो रही है बहुत, तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो फिर अगर आपको फिर वो तो जल तो बढ़ गया, तो जल को खत्म करने के लिए अग्नि। हाँ। जल अगर आ गया, जल को अगर वाष्पोत्सर्जित करना है, उड़ाना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, अग्नि तत्व। अग्नि की मुद्रा क्या है, ये। तो ये मुद्रा जब आप लगा के बैठेंगे तो आप अग्नि में। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, योगाचार्य लोग जनरली नहीं बताते, आप इसको चिन्ह मुद्रा ही बोलते हैं। अगर आपने ये मुद्रा लगा के ध्यान करना शुरू कर दिया तो आप ध्यान बहुत जल्दी आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपका मन जो है बार बार व्यतीत होगा, क्योंकि अग्नि तत्व को बढ़ा देगा। और गलती से यदि आपका तत्व ही अग्नि है तब तो आप थोड़े दिन में योगा छोड़ देंगे। नहीं तो फिर तो लोग तो इसी पे बैठते हैं। यही मतलब जहां भी मेडिटेशन देखिए, जहां भी ध्यान देखिए, तो आदमी बस ऐसे ही लगाता है। ज्ञान के कमी के कारण ये बात है। और मेडिटेशन करने वाला कोई भी व्यक्ति ये कमेंट कर दे कि इस मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में, अगर वो इस मुद्रा को लगा के बैठ रहा है और वो 1 मिनट से ज्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाता है। ध्यान रखिएगा सर, ध्यान का ही ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ध्यान का ध्यान नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप ध्यान का ध्यान कर रहे हैं कि मैंने ध्यान किया हुआ है, फिर तो आपने क्या ही ध्यान किया है ना। वो तो ध्यान की परिभाषा है विचार शून्यता। तो मैंने आपको मुद्रा बता दिया, ठीक है। इन मुद्राओं के आधार पर आप अपने रोग, आपने एक चीज छेड़ दिया, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि हम रोग पे बात कर रहे हैं। अब कोई ध्यान करा तो कौन सी मुद्रा साधे वो। हाँ, ये ठीक बात। आप अपने व्यवहार को जानिए। हाँ। यदि आपका व्यवहार पृथ्वी तत्व का है, हाँ, तो काउंटर पृथ्वी तत्व लगाइए। ये होता है एग्रेसिव, मतलब ये इसको बढ़ाने वाला होता है। जब आप इसके मूल में लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल करने वाला हो जाता है। ओके। हाँ, तो ये ध्यान, ये कैसी मुद्रा हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है। ओके। वही चिन्ह मुद्रा जो आप लगा रहे हैं वो ऐसे हो जाती है।
बस ठीक है। आपको अंगूठे के मूल में लेके जाके रख देना है, या अंगूठे को मूल में लगा लीजिए। हम मुद्राओं पे बात करेंगे, अभी रोग पे आ जाते हैं, वरना ये दर्शक कहेंगे कि Exactly. डाइवर्ट बहुत हो रहे हैं हम हाँ लोग। हाँ हाँ। ठीक है। तो एक हो गया, मैंने मुद्रा के आधार पे बता दिया कि मुद्रा से आप अपने पंच तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है खान पीन। खान पीन में हर, जैसे मान लीजिए आपका जल तत्व बढ़ा हुआ है, उपवास 12 प्रकार का बताया गया शास्त्रों में, ठीक है। उसमें से कोई भी एक उपवास आप कर लीजिए तो आप अपने तत्व को ठीक कर लेंगे। जैसे अच्छा। जलो उपवास एक प्रकार है उपवास का। अच्छा। जलो उपवास का क्या मतलब होता है? सिर्फ पानी पे रहना। अब मान लीजिए कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ चुका है, कॉन्स्टिपेशन खूब सारा है, तो आप सिर्फ आ जाइए लिक्विड पे, नारियल का पानी, जूस, नारियल का पानी हो गया, या सिर्फ पानी पानी हो गया, सिंपल पानी हो गया। इस पे पानी के भी कई प्रकार होते हैं, अब उस पर अलग बात हो जाएगी। तो जल तत्व पे आ गया जलो उपवास। एक होता है मृदो उपवास, एक होता है रसो उपवास, जिसमें सिर्फ रस पे रहना है। कभी पोमेग्रेनेट का जूस ले लिया, जो भी तत्व अग्नि प्रकार के नहीं है उन पे आप फोकस कर लीजिए। एक होता है कठो उपवास, बड़ा महत्वपूर्ण है। पांचों तत्वों को कंट्रोल करने का सबसे माध्यमिक और सबसे शानदार तरीका है कठोपवास। कठोपवास की कोई नियम और नियति नहीं है। अब से मुझे मन किया कि अब नहीं करना है, तो अब से कुछ भी नहीं खाना जब तक मैं बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं चलायमान ही ना हो पाऊंगा, मैं चल ही ना पाऊँ। कठोपवास उसे बोलते हैं। आज से मैंने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे जिह्वा पे खूब सारा अल्सर हो गया, खूब सारे दाने निकल के आ गए, तो मुझे अब से कठोपवास करना है। अब कठोपवास में मैं शरीर को छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और बहुत आवश्यकता पड़ने पे सिर्फ पानी पीऊंगा। बहुत आवश्यकता पड़ने पे, जब बोला ना जाए मेरे से, तब मैं पानी पीऊंगा, और तब तक, कब तक, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये आपके पांचों तत्वों को सबसे तेज कंट्रोल कर सकता है। और ध्यान रखिए, कल्याण पुस्तिका का संदर्भ मैंने लिया है। कल्याण पुस्तिका गीता प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है, और उसका वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सब किसी न किसी पुस्तक की बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि कठोपवास से आप ठीक हो सकते हैं, कभी कर, योगियों को तो जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, जो जीवन जी रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, मैं कहता हूँ आप आराम कब दिया आपने? खाए तो आप खूब, आज पिज्जा खा लिया, कल बर्गर खा लिया, उसके अलावा ये वो टेस्ट तो आपने दुनिया का किया। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने शरीर को आराम दिया? आप याद रखिए, कभी डायरेक्ट पृथ्वी के कांटेक्ट में आए क्या? तीसरा तरीका बताता हूं आपको, आपके पंच तत्वों को कंट्रोल करने का, उसके रोगों को भगाने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी हो, उसी के विरोधी तत्व के पास चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, बुखार हुआ, ठंडे पट्टी से हम पट्टी करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ये क्या है? आपके अग्नि तत्व को जल तत्व ने डिक्रीज किया कि नहीं किया? बिल्कुल हटा देते। हमारी, आप सोच के देखिए कि कब आप नंगे पांव पृथ्वी पे चले थे? नंगे पांव, बेयर फुट। आप कभी ऐसा हुआ, आप घर में जाते हैं, मोजा निकालते हैं टाइल्स के ऊपर, जूता निकालते हैं टाइल्स के ऊपर, वापस जूता पहनते हैं कार में, फिर ऑफिस में। आज शहरी जीवन में हर वो व्यक्ति जो गांवों में है, या ऐसे जगह पे जहां उसे 5 तत्व मिल सकते हैं, कोशिश करे। मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ। कृषि के दौरान मेरे पैर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको हम बहुत कष्टकारी परेशानी होती है, तो कुछ छिद्रनुमा बन जाता है, गोखुल वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो वो हो गया, और वो ये पृथ्वी तत्व का रोग है, और इसका एकमात्र तरीका है वो है जल। अब शुद्ध जल कहाँ मिले? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने बोला इसका वैसे तो मैं जानता हूँ कि कोई इलाज नहीं, लेकिन क्या मॉडर्न साइंस ने कुछ इतनी प्रगति की है? तो उसने बोला नहीं, सिर्फ आप कैप लगा लीजिए, वही ठीक करेगा। मैंने बोला ठीक, कैप दे दीजिए। कैप लगा के रखना 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। फिर मैंने बोला छोड़िए, मैं अपने हिसाब से इलाज करता हूँ इसका। उसका एकमात्र तरीका था शुद्ध जल से उसका मेल हो जाना 10-15 मिनट के लिए। मैं गया ऋषिकेश, गंगा जी शुद्ध बहती है वहां, मैं जूता निकाला, और जब तक वहां पे मतलब बैठ सकता था, आधे घंटे 45 मिनट, 2 दिन में वहां अपने पैर को गंगा जी में डाल के रखा, और आप यकीन मानिए मेरे पैर में वो। मजेदार बात क्या है ना, जिससे ये देखने वाले लोग समझ पा रहे होंगे कि आपने कहा कि बुखार हुआ, अब इनको समझ में आ गया कि बुखार हुआ यानी अग्नि तत्व बढ़ गया। तो यार डॉक्टर भी ये कहता है कि पट्टी रखो, ठंडा करो। आजकल लोग कहते हैं कि पानी में पैर डाल के बैठ जाओ। ठीक है। और बहुत भ्रांतियां हैं। मैं एक बात कहूं, अभी ठंडी का मौसम है, शरीर बहुत ठंड के प्रकोप में, यदि आपकी प्रकृति जल है तो सर्दी होगी। अच्छा, हाँ, तो आप गर्म पानी से नहाने में संकोच क्यों करते हो? लोग
थियरी निकाल रखे, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बाल ये हो जाता है, शरीर ये हो जाती है, तमाम चीजें, पता नहीं क्या क्या थियरीज है, मैं तो ये भी नहीं जानता। लेकिन आप ये समझिए कि जब एक कॉमन सी बात है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, जब पानी को गर्म किया गया तो हीट दी गई ना, उसमें एनर्जी आई ना, तो ऊर्जावान पानी से स्नान करने से आपकी ऊर्जा क्षीण होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो यदि आप जल तत्व से परेशान हैं तो गर्म पानी क्यों ना लें? आप प्रकृति के संदर्भ में जाइए, कभी खुले आसमान में बैठिए, कभी कोशिश करें नंगे पांव पृथ्वी पे चलें, कभी कोशिश करें शुद्ध जल में आप जाके स्नान करें, कभी कोशिश करें कि आप शुद्ध वायु लें। ये पांचों तत्वों को डिफाइन करने का सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है। तो पहाड़ों पे, समुद्रों में, नदियों में जाने से आप अपने पंच तत्वों को डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसा ही भोजन होता है। क्या मजेदार बात है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप देखेंगे कि आज भी पार्कों में जो बुजुर्ग लोग होंगे, हमने जिसकी बात की, नंगे पांव चलने की बात की, खुले वायु की बात की, पानी में पैर डाल के बैठने की बात की, वो आचमन भी करते हैं। तो अब ये बात सुनने के बाद आपको इस साइंस का पता चल रहा होगा और आपको ये लग रहा होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा और इतनी बातें हैं इस पे बताने के लिए कि शायद वक्त कम पड़ जाए, क्योंकि मैं जिसके साथ बैठा हूं उनकी रिसर्च ही इस विषय पे है, और ना सिर्फ रिसर्च, ना सिर्फ पकड़, बल्कि कई देशों की यात्रा करके लोगों को वो यही बता रहे हैं, लोग इससे ठीक हो रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपने इसको जान लिया, साध लिया, तो फिर डॉक्टरों के पास जाने की आपको नौबत नहीं आएगी, क्योंकि खुद से आप खुद को हील कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। वो नेचुरोपैथी, वो आयुर्वेद को एक साजिश के तहत पीछे ढकेला गया और एलोपैथ को लाया गया। अब उसी एलोपैथ से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, फिर लोग लौट करके इन्हीं योग गुरु और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जानकारों के पास जा रहे हैं। अब समस्या क्या हुई, एक और साजिश हुई कि जो डॉक्टर लॉबी है वो अब ये कहती है कि भाई ये तो गलत भ्रामक भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरा रूप निकल के आ रहा है। मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के एपिसोड से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि जिन पंच तत्वों की बात किया हमने, जिस बीमारियों की बात किया, जिस व्यवहारिक बदलाव की बात की, वो खुद आप अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। इसके लिए किसी थर्मामीटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने व्यवहार को नापने की बात है। एक मजेदार बात, आपने कई बार, जैसे आप कह रहे थे कि अगर आपको पृथ्वी वो बढ़ गया तो आप गंभीर हो जाएंगे, कम बोलेंगे। आपके साथ कभी ऐसा होता होगा, लोग टोकते होंगे, क्या बात है भाई, आज तो आपका मिजाज बड़ा बदला हुआ है, आज आप बोल नहीं रहे हैं, धीर गंभीर लग रहे हैं। कई बार आपसे लोग पूछते होंगे कि आजकल बाथरूम में बहुत देर तक रुक रहे हो। आप अपनी परेशानियों को जानते होंगे कि क्यों रुक रहे हैं, क्यों धीर गंभीर हैं। आप अब जब आपके साथ कभी ऐसा हो, इन सारे 5 तत्वों को समझिएगा, फिर से इस एपिसोड को देखिएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप किस तत्व से बने हैं, किस तत्व की अधिकता की वजह से कौन सा रोग हो रहा है। उसके बाद भी एक बात मैं कहते हुए इस एपिसोड को वाइंड अप करूंगा। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बताना जरूरी है और इस एपिसोड में छूट रहा हो? बस यही कि जो आपने बात कही कि डॉक्टर्स लोग सोच रहे होंगे कि ये भ्रामक बातें हैं, तो मैं मेडिकली भी आपको बता देता हूँ। वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन जब शरीर में बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है वैसोप्रेसिन को कंट्रोल करने का। हमारे पास है एडीसीएच जब बढ़ जाता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं उसे काउंटर करने का। हमारे पास इन्हीं पंच सिद्धांतों के तहत है। थायरॉक्सिन हो, T3 T4 ट्राइआइडोथायरोनिन हो, वो भी जब बढ़ जाता है तो भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जितने वो हार्मोन्स आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जब डॉक्टर्स पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं तो हम उसका इलाज सिर्फ इस पंच तत्व की थियरी से कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा हो तो ये ना समझे कि हम लोग सिर्फ शास्त्रीय बातें कर रहे हैं और हमें मेडिकल साइंस का अंदाजा नहीं है। एक मजेदार बात मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन कह रहा हूं, बहुत जल्दी ही आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हमको वीडियो में मिल रही, जो पिछले 3 एपिसोड में मिला है, इसको देखने के बाद जो आप लोग प्रतिक्रिया देंगे, सिर्फ आपके लिए अर्बन सन्यासी पे मैं यानी कि सर्वेश मिश्रा और डॉक्टर शिवम मिश्रा मिलकर के एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे, एक नहीं आपकी जरूरत की वो 75 सीरीज लेकर के आएंगे, जिससे सब समाज में भी बदलाव होगा और वो जो गरीब तबका है, जो शोषित होता है, वो खुद से खुद को हील कर पाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना कहूंगा कि आपको जो लगता है इतनी बातचीत के बाद भी आपको अपने रोग के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप इस वीडियो पे लिख सकते हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा के
अपने पर्सनल हैंडल पे जा सकते हैं, वहां भी ये लोग आपसे संवाद करेंगे। इनका अपना इंस्टीट्यूशन है, आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, अगर जहां से जो इसको देख रहे हैं, क्योंकि मेरे दर्शक अलग अलग देशों में भी हैं, और जिन देशों से आप मुझे देख रहे हैं, खासकर वो 10 कंट्री जो सबसे ज्यादा मेरे चैनल में देखी जाती है, उन सारी जगहों पे ये जाते रहते हैं, तो आपकी मुलाकात हो सकती है। उसके लिए आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि आप किन चीजों को और जानना चाहते हैं, किन रोग के बारे में जानना चाहते हैं, क्या और जानना चाहते हैं। उसके अलावा एक घोषणा और भी मैं करता हूं कि बहुत जल्दी कुछ इस तरह के रिट्रीट होने वाली हैं, जिसमें आपको इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से डॉक्टर शिवम मिश्रा ना सिर्फ बताएंगे, बल्कि कई प्रयोग भी कराएंगे आपसे, जिससे जीवन आसान हो सके। अंत में फिर यही कि आप अगले एपिसोड का इंतजार करिए, और मैं अगले एपिसोड की तैयारी करता हूं, ताकि जो वो 7 एपिसोड की सीरीज है वो पूरी हो पाए, और इसी एनर्जी के साथ आप हमसे जुड़ पाएं, अपनी बातों को रख पाएं।